Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Kuda. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। सो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ में जो अकाउंटेंसी कंपोनेंट है वो मैं आपको शुरू करवाऊंगा। तो हालांकि काफ़ी दिन हो गए, बट आज मैं उसका फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। तो ईपीएफओ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं उन बच्चों को माइंड में रख के पढ़ाऊँगा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ताकि बिल्कुल बेसिक से उनको समझ आए। ऑफ कोर्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो थोड़े बेसिक्स क्लियर भी हो जाएंगे, बाकी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कुछ उनके बेसिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस उन बच्चों की तरफ रहेगा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ अकाउंट, और इसकी आगे हमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इसके आगे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले अकाउंट का मतलब क्या है। अगर आसान शब्दों में इसको बोलें तो अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा, हिसाब किताब। हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं। कोई चीज़ बेची, खरीदी, कोई एक्सपेंस हुआ, कोई इनकम हुआ, उसको हम ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। तो वही रिकॉर्डिंग जो है उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। अब बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ कोई नहीं होती। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं, गिव एंड टेक, लेना देना। गिव एंड टेक, लेना देना, या फिर अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में कह सकते हो प्लस माइनस, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होगी, एक चीज़ आपके पास प्लस मतलब इंक्रीज हो जाएगी, एक चीज़ आपके पास माइनस मतलब डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर मैंने कैश में फर्नीचर खरीदा 1000 का, तो यहाँ गिव और टेक क्या हुआ? गिव मैंने क्या दिया? कैश। एंड टेक मैंने क्या लिया? फर्नीचर। तीसरी चीज कोई नहीं है। या अगर मैंने सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, मैंने कैश में मशीनरी बेची 2000 की, तो यहां पर गिव मैंने क्या किया? मैंने दी मशीनरी और बदले में मैंने क्या लिया? कैश। तो आप इसको गिव टेक कह लो, लेना देना कह लो, प्लस माइनस कह लो, जो मर्जी बोलो, लेकिन इसको जब हम प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को ही हम अकाउंट्स कहते हैं। विदाउट रिकॉर्डिंग हम बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि हमारे बिजनेस में जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? जो मैंने ऊपर लिखवाया आपको, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? गिव एंड टेक, लेन देन। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम मेमोराइज नहीं कर सकते, हम उनको याद नहीं रख सकते। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे भी तो हमें नुकसान हो सकता है। सपोज आपने 10 लोगों को उधार दिया हुआ है, तो अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, रिटर्न में नहीं लिखा हुआ, आपने सिर्फ दिमाग में रखा है, तो हो सकता है कि आप वो चीज़ भूल जाओ कि किसको कितना उधार आपने दिया हुआ है और आपको फ्यूचर में लॉस हो जाए। तो हमें जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उन सब की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। उन सब के खाता, बही खाता जिसे हम कहते हैं, वो बनाना पड़ता है, उसी को हम अकाउंट्स बोलते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन का हम एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड रख लेते हैं। अब अकाउंट बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले कि ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है, हमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास सारा रिटर्न में रिकॉर्ड होता है। कोई भी रिकॉर्ड हमें चाहिए, हमारे पास लिखित में होता है, रिटर्न में होता है, हम वहाँ से इजीली देख सकते हैं किससे कितना पैसा लेना है या फिर देना है। दूसरा, ये हमें ये भी बताता है कि हमारे पास जो चीज़ आई, जो हमने लिया या दिया, कहाँ से आया, कहाँ गया और हमारे पास क्या बैलेंस बचा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो नॉर्मली हम बिजनेस में
90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में करते हैं। और मान लो मुझे एक कैश का रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं कैश का रिकॉर्ड कैसे बनाऊंगा? कैश अकाउंट, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, आगे डिटेल में बताऊंगा। अब होता ये है कि एक तरफ हम रिसिप्ट्स लिख लेते हैं, एक तरफ हम पेमेंट्स लिख लेते हैं। जितना पैसा हमारे पास आया वो हम इस तरफ लिख लेते हैं और जितनी हमने पेमेंट की वो हम इस तरफ लिख लेते हैं। अब ये हमारा अकाउंट है कैश का, कि कहाँ से कैश हमारे पास आया, किस किस को हमने कहाँ कहाँ हमने पेमेंट की। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कैश, यहाँ पे हम टोटल डाल देते हैं कि टोटल कैश कितना आया और इसमें से कितनी पेमेंट की, और बाकी जो बच गया उसको हम लिख देते हैं बैलेंस। और ये बैलेंस हमारे पास शो करता है कि कितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो एक अकाउंट ने आपको क्या क्या चीज़ बता दी, कहाँ से पैसा आया, किसको पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज यानी बैलेंस कितना बचा है कैश का। और फिर उन अवेलेबल रिसोर्सेज को, चाहे वो कैश का है या किसी दूसरे एसेट का है, हम किस तरह से फ्यूचर में यूटिलाइज या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंट्स बनाने के फ़ायदे क्या क्या हो गए? एक, हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। दूसरा, ये हमें बता देता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और हम उनको कैसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा एंड मेन रीज़न वो क्या है अकाउंट्स बनाने का, क्यों हम अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं। बेसिकली हम, कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है उसका मेन जो मोटिव है वो क्या है? वो है प्रॉफिट अर्न करना। उसको तो प्रॉफिट के लिए काम करना है। और प्रॉफिट जो है नॉर्मली हम साल के एंड में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ हम प्रॉफिट देखते हैं। हम ज़्यादातर बिजनेस जो हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, साल के एंड में, साल 12 महीने का जनवरी से दिसंबर ले लो या फाइनेंशियल ईयर ले लो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पूरे साल का हम जो रिकॉर्ड देखते हैं, प्रॉफिट हमें जो देखना है, उसके लिए हमें रिकॉर्ड्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। तो प्रॉफिट तो आप सबको पता है, ये तो आपको बचपन में भी सिखाया गया है कि आप अपनी सेल में से कॉस्ट माइनस कर लो। तो ये सेल और कॉस्ट और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम अपना प्रॉफिट दिखा पाएंगे। तो इसलिए हम सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, सेल का भी, परचेज का भी, एक्सपेंसेस का भी, कोई और इनकम्स हैं उसका भी, और एंड में जाके साल के एंड में उन सब अकाउंट्स को एनालाइज करके हम अपना प्रॉफिट निकाल देते हैं। सिंपल, हम अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। हमारे पास इनकम का रिकॉर्ड भी रहता है, हमारे पास एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड भी रहता है, तो ईजिली हम अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि हमें प्रॉफिट साल के एंड में देखना है, और साल के एंड में प्रॉफिट देखने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होना ज़रूरी है। जब हमारे पास वो रिकॉर्ड्स होंगे, हम उन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके कितनी इनकम्स हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अकाउंटेंसी जो है ये किस तरह से बनाया, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, पुराना ज़माना जब था, जब प्रॉपर अकाउंटिंग जो सिस्टम था वो डेवलप नहीं था, तो हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग करता था, हर कोई अपने हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था। तो अगर किसी दूसरे को किसी का रिकॉर्ड चेक करना है, देखना है, तो उसको समझ ही नहीं पाता था, क्योंकि हर एक का अपना एक तरीका था रिकॉर्ड करने का। तो उसके बाद एक ज़रूरत महसूस की गई कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जिस सिस्टम के अंदर रहकर, जिसकी रूल्स को मानकर, जिनकी पॉलिसीज़ को मानकर, जिनकी बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर हर कोई अपनी बुक्स जो है वो मेंटेन करे, अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करे, सो दैट कोई भी दूसरा पर्सन जो है किसी एक की बुक्स को पढ़ पाए और आसानी से उसको समझ पाए। तो उसके लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया गैप, GAAP, फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो सबने एक्सेप्ट किए, ऐसे रूल्स, ऐसी पॉलिसीज, ऐसा फ्रेमवर्क जो सबने
एक्सेप्ट किया, जो सबने एक्सेप्ट किया और इनकी बाउंड्रीज में रहकर सबको अपनी बुक्स जो हैं वो मेंटेन करनी थी, सो दैट हर किसी की समझ में दूसरे की बुक्स जो है वो इसलिए उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस फ्रेम किए गए जिनके अंदर रहकर सबको अकाउंटिंग करनी थी, और उन्हीं को कहा गया जनरली, यानी जो सबने एक्सेप्ट किए। कौन से? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो सबने एक्सेप्ट किए, जिनके अंदर, जिनकी बाउंड्रीज के अंदर रहकर, जिनके रूल्स और रेगुलेशंस को मानकर हमें अपनी अकाउंटिंग करनी थी। तो आज हम उन्हीं अजम्पशंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग अजम्पशंस। 3 जो बेसिक अजम्पशंस हैं, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की, जो कि 3 हैं, जिनके ऊपर सारे प्रिंसिपल्स भी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी इन्हीं अकाउंटिंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं वो क्या हैं, उससे पहले हम जान लें कि ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो अजम्पशंस हैं जो ये मानकर, अजम्पशन मतलब अज्यूम किया गया, जो मानकर चला जाता है कि हर बिजनेस इन अजम्पशंस को फॉलो करते हुए अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट जितने भी हैं साल भर के, वो मेंटेन करता है। और अगर कोई बिजनेस इन अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता तो उसको वो रीज़न बताना पड़ता है कि उसने कौन सी अजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं की। सो क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। यानी ये वो assumption जो ये मान के चला जाता है कि हर बिजनेस इनको मानकर, इनको फॉलो कर कर अपने जो फाइनल अकाउंट्स या फिर जो एनुअल अकाउंट्स हैं वो मेंटेन कर रहा है। एंड द एंटिटीज विच डू नॉट फॉलो, एंटिटीज मतलब बिजनेस, ऐसे बिजनेस विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, इनमें से कोई भी अकाउंटिंग assumption जो फॉलो नहीं करता, आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज विच ऑफ दिस assumption हैव नॉट बीन फॉलोड। उनको ये बताना पड़ता है कि इनमें से कौन सी assumption जो है उन्होंने फॉलो नहीं की और साथ में किस रीज़न की वजह से उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। तो ये बेसिक assumptions हैं, फंडामेंटल assumptions, जिनको हर बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है, और उन assumptions को फॉलो करते हुए ही अपने जो एनुअल अकाउंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करने हैं। और जो एंटिटी या बिजनेस इन assumptions को फॉलो नहीं करता, उनको वो रीज़न बताना पड़ता है कि क्यों फॉलो नहीं किया। अब जो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न assumption, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, थर्ड इज एक्रूअल। तो चलिए बात करते हैं इन 3 बेसिक अकाउंटिंग assumptions की, जिसमें सबसे पहले है गोइंग कंसर्न assumption। तो सबसे पहले ये जो assumption है, ये ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हम कोई भी बिज़नेस जो शुरू करते हैं तो ये मान के शुरू करते हैं कि इस बिज़नेस से हमें प्रॉफिट होने वाला है, और जब तक हमें ये प्रॉफिट होता रहेगा हम बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। तो गोइंग कंसर्न assumption इसी पे बेस्ड है कि कोई भी जो हम बिज़नेस शुरू करते हैं वो ये मान के शुरू करते हैं कि आज अगर हम इसको शुरू कर रहे हैं तो ये हम करते रहेंगे तब तक जब तक कोई ऐसा रीज़न नहीं आता जिसकी वजह से हमें इसको क्लोज करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बिजनेस में आगे लॉस होना शुरू हो जाता है तो हम उसको क्लोज करें। अदरवाइज़ कोई भी बिज़नेस शुरू इसी इंटेंशन से करता है कि ये बिज़नेस मुझे प्रॉफिट देगा और इस बिज़नेस को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, क्योंकि डेफिनेट नहीं कह सकते कि कब तक करना है, 5 साल 10 साल, मतलब जब तक ये हमें प्रॉफिट देता रहेगा, वो 5 साल और 50 साल भी हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is assumed that the business shall continue for indefinite period। इस assumption के मुताबिक हम बिजनेस को एक indefinite पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी पर्सन ये सोचेगा ही कि बिजनेस शुरू किया तो इसको मुझे करते रहना जब तक मुझे ये प्रॉफिट देगा। अब इसका रोल क्या है अकाउंटेंसी में? देखिए, क्योंकि बिजनेस हमें लंबे समय के लिए करना है तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने लंबे समय के लिए किए हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, परचेज ए मशीनरी फॉर 5 लाख। मान लो बिजनेस ने 5 लाख में एक मशीनरी खरीदी। अब आप सबको पता है कि कोई भी मशीन है या कोई भी एसेट है, इसकी एक लाइफ होगी। अब हमने एक मशीन खरीदी है, इसकी भी एक लाइफ होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह से उसकी लाइफ हो सकती है। और मैं मान के चलता हूँ कि इस मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल है। 1
2, 3, 4, 5। इसका मतलब हम इस मशीन की लाइफ को 5 हिस्सों में बांटेंगे, उसकी कॉस्ट को भी 5 हिस्सों में बांट लेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि हर साल 1 लाख 1 लाख जो है इस मशीन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइफ 5 साल है तो 5 साल के बाद मशीन बेकार हो जाएगी, हमें फिर से नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। यानी 5 साल के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी या स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। तो हर साल मशीन की जो लाइफ है वो कम होती जाएगी, मतलब हर साल उसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपया कम होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हर साल के प्रॉफिट में से इसको, ये जो इसकी वैल्यू कम हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, किसी एसेट की वैल्यू में, मशीनरी हमारा एसेट है तो किसी एसेट की वैल्यू में कमी आना उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है, तो हर साल अपने प्रॉफिट में से हम 1 लाख रुपया एज एन एक्सपेंस, जो कि हमारी डेप्रिसिएशन है, उसको डिडक्ट करेंगे हर साल के प्रॉफिट में से। तो ये हमने कैसे अज्यूम कर लिया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस को हमें एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए करना है, तो कम से कम 5 साल तो हम बिजनेस करेंगे ही करेंगे। तो उसी अजम्पशंस पे हमने इसकी कॉस्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 5 ईयर्स में डिवाइड कर लिया। हर ईयर के प्रॉफिट में से हम 1 लाख रुपए इसकी जो डेप्रिसिएशन यानी एक्सपेंस है वो उसके प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेंगे। तो इसी अजम्पशन पे हम किसी भी एसेट की लाइफ को कुछ ईयर्स में बांट देते हैं, सो दैट हर साल के प्रॉफिट में से जितनी उस एसेट की वैल्यू कम हुई है वो हम एज एन एक्सपेंस शो कर सकें और प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकें। अब आते हैं दूसरे पे, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब ये अजम्पशन हमें क्या सिखाती है? तो दोस्तों कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अब कंसिस्टेंसी आपको पता है कि किसी की भी लाइफ में कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपके खाने पीने की आदतें हों, सोने की आदत हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम जनरली हम दिन भर काम करते हैं और रात को आराम करते हैं, लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें कि रात को काम करें और दिन में सोएं, तो हमारी हेल्थ और हमारा जो काम है दोनों पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम अपनी बुक्स बनाते हैं, जो हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, उसमें कई बार आपको 2 मेथड दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेथड ए है आपके लिए, एक मेथड बी है। आप दोनों से अकाउंटिंग कर सकते हो, लेकिन दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है। अगर आप ए मेथड से अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको इसी मेथड को ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू करना है। अगर आप बी मेथड ले रहे हो, ले सकते हो, लेकिन आपको फिर बी मेथड ही ईयर आफ्टर ईयर यानी साल दर साल सेम मेथड को फॉलो करना है। ये नहीं करना है कि एक साल आपने ए मेथड से अकाउंटिंग की, दूसरे साल बी मेथड से अकाउंटिंग की। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, वो रिलायबल नहीं होंगे, वो किसी की समझ में भी नहीं आएंगे। तो आपको जो भी मेथड अप्लाई करना है, आपको अगर किसी अकाउंटिंग के लिए 2 मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, तो जिसको भी चुनोगे आपको ईयर आफ्टर ईयर उसको फॉलो करना है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में और करवाता हूँ। देखिए हमारे पास, जैसे मैंने अभी मशीनरी का जिक्र किया था कि मशीनरी की जो वैल्यू है हर साल 1 लाख कम होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हर साल इसकी वैल्यू जो है 1 लाख कम होगी। अब इस डेप्रिसिएशन को लगाने के 2 मेथड होते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, प्रॉपर इस पे टॉपिक आएगा तब हम करेंगे। इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक को हम कहते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट होती है, यानी जो आपने खर्चा किया किसी मशीनरी को खरीदने के लिए, उस पर जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करते हैं हर साल, वही डेप्रिसिएशन हमें लगानी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो एक मशीन की कॉस्ट, मैं सपोज करता हूँ कि एक मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ये आपका मेथड ए है, ये बी है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो अगर मैं 1 लाख का, सपोज करो कि इसकी डेप्रिसिएशन 10% है हर साल,
तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। यानी 1 साल के बाद मशीन की वैल्यू 90,000 रह जाएगी। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो इसमें यह करना है कि जो डेप्रिसिएशन आपने पहले साल कैलकुलेट की साल की, वही हर साल आपने फिर लगाते जाना है। तो 10,000, फिर कितनी वैल्यू रह गई? 80,000। फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? जो पहले साल 10,000, तो अब कितनी वैल्यू रह गई? 70,000। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें जो डेप्रिसिएशन आप पहले साल लगाते हो हर साल आपको वही लगानी है। लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है, सपोज करो कि आपकी मशीन की कॉस्ट 1 लाख है और इस पर डेप्रिसिएशन अगेन 10% है। तो अगर मैं 1 लाख का 10% करूं तो 10,000 आएगा, यानी अगले साल मशीन की वैल्यू हो जाएगी 90,000। अब नेक्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो इसी 90,000 पे कैलकुलेट होगी। आपको इसी 90,000 का 10% लेना है, जो कि बराबर हो जाएगा 9,000 के बराबर। अब वैल्यू रह गई 81,000। फिर अगले साल जो वैल्यू आपने डेप्रिसिएशन की लगानी है, जो वैल्यू बचती जाएगी उसी का 10%, 8100 हो जाएगा 81,000 का। तो अब इसको माइनस करके 9 में से 10 में से 9 एक 9, तो 72,900। तो इस तरह से आपने जो है डेप्रिसिएशन लगानी है। अब आपके पास 2 मेथड हैं। अब आपको ये जो है मेथड को एक रिकमेंड नहीं किया गया है, आपको दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया है तो आपको हर साल यही मेथड फॉलो करना है। अगर आपने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया तब आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड ही फॉलो करना है। तो इसमें हम इंटरचेंज नहीं कर सकते कि कभी ये मेथड और कभी बी मेथड। तो ये आपको याद रखना है। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है कि एक मेथड जो आपने अडॉप्ट कर लिया, फिर ईयर आफ्टर ईयर आपको सेम मेथड अडॉप्ट करना है, वो चाहे आप ए करो चाहे बी। अब आते हैं एक्रूअल अजम्पशन पे। एक्रूअल अजम्पशन हमें क्या कहता है? एक्रूअल अजम्पशन हमें सिंपली ये कहता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है तभी आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। डजंट मैटर कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, या किसी को आपने पैसा दिया या नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने 10,000 की गुड्स क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदी हैं। अब मान लो ये डेट है 1 जनवरी की, और जो मैंने पेमेंट की, पेमेंट मेड, वो मैंने 5 जनवरी को पेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन आप कब रिकॉर्ड करोगे? तब जब आपने गुड्स खरीदी या तब जब आपने पेमेंट कर दी? आपने कब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? तो याद रखना है कि डजंट मैटर कि आप पेमेंट कब कर रहे हो। जब आपने एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो गई, चाहे आपने गुड्स खरीदी या फिर गुड्स बेची, आपको जिस डेट को आपने वो ट्रांजैक्शन की, आपको उसी डेट को रिकॉर्ड करना है। तो एक्रूअल अजम्पशन ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जिस समय होती है, जिस टाइम पे होती है, जिस डेट को होती है, आपने उसी डेट को उसको रिकॉर्ड कर लेना है। डजंट मैटर आप पेमेंट 1 महीने के बाद कर रहे हो या 15 दिन के बाद कर रहे हो, आपको ट्रांजैक्शन उसी समय रिकॉर्ड कर लेनी है। तो मैं एज ए परचेजर ये ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को रिकॉर्ड करूंगा, और जिसने मुझे गुड्स बेची, जो भी मुझे गुड्स ये बेच रहा होगा, वो भी 1 जनवरी को ही रिकॉर्ड करेगा। वो भी ऐसा नहीं है कि 5 जनवरी जब वो पेमेंट रिसीव करेगा तब रिकॉर्ड होगा। तो एक्रूअल अजम्पशन हमें सिर्फ ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने कर दी, आपको उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो उसी वक्त कर लेनी है। डजंट मैटर आपने पेमेंट कब की या आपको पेमेंट कब रिसीव हुई। तो अकॉर्डिंग टू दिस असम्पशन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम, हम उसको अपनी बुक्स में तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इट इज एंटर्ड, जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, और ना कि जब सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट मतलब जब कोई हम किसी को पैसा देते हैं या फिर किसी से पैसा लेते हैं, उसी को हम कहते हैं सेटलमेंट। तो हमें ये नहीं देखना कि सेटलमेंट कब हुई, जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई आपने उसी डेट को उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये 3 बेसिक अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर हमारे जो जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड हैं, वो हम अगले नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसको रिवाइज करें और जो भी कमेंट्स हैं वो जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।